बिग फुट ट्रेन। सालिग्राम नाम का एक गांव था। वहाँ बहुत सारे फैक्ट्री थे। फैक्ट्री के पास ही लोगों ने घर बनाकर वहाँ रहने लगे। उस गांव का सरपंच और बुजुर्गों से मिलने के लिए कुछ अधिकारी और फैक्ट्री के ओनर आए। गांव के सरपंच रविंदर से फैक्ट्री की मालकिन पूजा। देखिए, गांव में हमारे कई फैक्ट्रियां हैं। वहां से सारा माल पास के रेलवे स्टेशन में ले जाकर वहां से देश के कोने कोने तक माल पहुंचाया जाता है। पर इन गांव वालों ने फैक्ट्री रोड के आड़े अपना अपना घर बनाया है। नतीजा ये है कि माल को ले जाने के लिए बहुत तकलीफ भी होती है और खर्चा भी बढ़ गया है। इसके कारण वस्तुओं का दाम भी बढ़ाना पड़ रहा है। इसीलिए हम फैक्ट्री से रेलवे स्टेशन तक एक प्राइवेट रेलवे ट्रैक बिछाना चाहते हैं। आइडिया अच्छा है मैडम। आपका खर्च भी कम हो जाएगा तो वस्तुओं की कीमतें भी गिर जाएंगी। तब पूजा के कंपनी का इंजीनियर, पर सरपंच जी, असली बात यह है कि इस रेलवे ट्रैक को बिछाने के लिए आधा गांव को खाली करना होगा। हम पहले ही सरकार से परमिशन ले चुके हैं। आपको ये सूचना देने के लिए ही ये मीटिंग रखा है। सर, यूं अचानक गांव को खाली करने के लिए कहेंगे तो कोलाहल मच जाएगा। कोई और मार्ग हो तो बताइए। देखिए सरपंच जी, आप बहुत होशियारी से बात कर रहे हैं। फैक्ट्री के आड़े घर बनाकर आप लोगों ने गलती की है। रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए हम पहले ही से एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे चुके हैं। उन्होंने भी कहा है कि उस ट्रैक को यहीं बिछाना होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। ये बातें सुनकर गांव में राज नाम का व्यक्ति, सर मेरे पास एक आइडिया है। आप कहते हैं कि हमारे घर आपके रास्ते में रोड़ा डाल रहे हैं। जरा सोचिए, बच्चा कुत्ते की टांगों के बीच में से जा नहीं सकता, पर हाथी के टांगों के बीच में से तो जा सकता है। इसी तरह आप ट्रेन का प्लान करें तो आप भी खुश और गांव भी बचा रहेगा। हेलो, तुम कौन हो बॉस? तुम जानते क्या हो जो बीच में टांग लड़ा रहे हो? यहाँ जो इंजीनियर है उनसे ज्यादा तुम जानते हो क्या? मैडम, मुझे इन इंजीनियरों जितना तजुर्बा तो बेशक ना हो, पर मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। आप अच्छी हैं मैडम, पर समझदार नहीं। इसीलिए ये लोग आपसे बेकार पैसे खर्च करा रहे हैं। मुझे एक मौका दें। ज्यादा बकवास ना करो। पुलिस को बुलाऊं? चुपचाप अपने काम से काम रखो। इंजीनियर जी रुकिए, कह रहा है ना कुछ करेगा। देखते हैं, उसे जो चाहिए वो दीजिए। मैं 10 दिनों में आकर देखूंगी कि ये कितना टैलेंटेड है। कहकर कार में बैठकर चली गई। उसके अगले दिन भगवान ने राज को एक ट्रेन का बोगी लाकर दिया और चला गया। तब राज अपने गांव के टायर शॉप ओनर सूर्या से मिलकर बड़े बड़े जेंट टायर्स बनाकर और उसे ट्रेन से जोड़ दिया। वे टायर बहुत बड़े थे तो वो घरों के ऊपर से जाने लगे। इतना ही नहीं, राज उस ट्रेन को बहुत ध्यान से चला रहा था और किसी भी घर का कोई नुकसान नहीं हुआ। ये देखकर गांव वाले ताली बजाने लगे। ये सब भगवान और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर देख रहे थे। तब कॉन्ट्रैक्टर भगवान से, देखा उसने क्या किया? बड़े बड़े टायर्स लगाकर ट्रेन बना दिया। ऐसा ही रहा तो हो चुका अपना धंधा। देखो भगवान, तुमने कहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही दिलाओगे और मुझसे 5 करोड़ रुपए लिया है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे ना मिला तो पूजा जी से जाकर मैं तुम्हारे सारे पोल खोल दूंगा, फिर तुम्हें जेल भिजवा देंगे। देखो बॉस, ऐसे घटिया काम बहुत सारे मैंने किए हैं। ये सब करके ही इस स्टेज पर पहुंचा हूं। ये बिग फुट ट्रेन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कल जब पूजा मैडम शहर से आएंगी तो नाराज होगा, ना ही ये बकवास ट्रेन। मैं तुरंत शहर से गुंडों को बुलवाता हूँ, इसका हालत खस्ता करता हूँ। कहकर वहाँ से चला गया। रात हुई। बिग फुट ट्रेन के पास राज और सूर्या दोनों लेटे थे। भगवान और गुंडे मिलकर राज को मारने आए। तब उनके सामने और कई गुंडे आ गए। राज भगवान से, कमीने, शहर में ही नहीं हमारे गांव में भी गुंडे हैं, यही हैं। अब देखो तमाशा, तुम्हारे ये ब्रॉयलर मुर्गियों को हमारे देसी मुर्गे क्या हाल करते हैं। तब गांव के गुंडों ने भगवान और उसके आदमियों को खूब मारा। फिर राज भगवान के पास जाकर, अरे तेरे लिए 2 सरप्राइज गिफ्ट हैं। पहला ये कि पूजा मैडम कल नहीं अभी आ चुकी हैं। तुम लोगों ने जो किया वो सब उन्होंने देखा। दूसरा, पुलिस वो अभी आए हैं। ऐसे साहब, इस कमीने को अरेस्ट कीजिए। मैं स्टेशन आकर कंप्लेंट देती हूँ। पुलिस भगवान और गुंडों को गिरफ्तार करके वहां से ले गई। राज से पूजा,
तुमने सही कहा है, मैं समझदार नहीं हूँ, इसीलिए इतना दिन ये मुझे धोखा देते रहे। क्या अब से तुम मेरे पास रहोगे? नेकी और पूछ पूछ, जैसी आपकी मर्जी। पुलिस ड्रोन। नाना नगर नाम के गांव में एक दादा था। उसका नाम था बलबीर। वो हमेशा अपने चेलों के साथ गांव में घूमता हुआ लोगों को डराकर पैसे वसूल करता रहता था। कॉन्ट्रैक्टरों से हफ्ता वसूल करता था, शराब की भट्टी चलाना, ट्रकों में चावल की तस्करी करना, ऐसे कई जुर्म करता रहता था। उसका एक चेला था छोटू। एक दिन छोटू बलबीर से, दादा आपने मुझे अपने पास इसलिए रखा था क्योंकि मेरे पिताजी ने आपका उधार नहीं चुकाया। मुझे और कोई काम करने नहीं देते और अपना काम मुझसे कराते हो। मुझे तो आप तनख्वाह भी नहीं देते। ये बहुत गलत है दादा। क्यों रे? फिल्मी डायलॉग मारता है? तुम्हें खाना तो मिलता है ना, हमारी आदतें तो तुम्हें है नहीं, तो तुम्हें तनख्वाह की क्या जरूरत है? दोबारा ऐसी बात की तो तुम्हें चलती ट्रेन के सामने धकेल कर आत्महत्या कह दूंगा। चलो जाओ जाओ, जाकर सबके लिए बिरयानी लेकर आओ। वो यूं होटल की तरफ जा रहा था कि हवा में एक ड्रोन को उसने उड़ते हुए देखा। वो ड्रोन यूं उड़ते उड़ते उसके सामने आकर उड़ रहा था। तभी एक आदमी एक रिमोट लेकर वहां आया। छोटू उस आदमी को देखकर, अरे हेमंत, अरे तुम्हें देखकर बहुत दिन हो गए यार, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? मैं अब शहर में विप्रो कंपनी में काम कर रहा हूँ, आज छुट्टियों में गांव आया हूँ। वैसे तुम क्या कर रहे हो? तब बेचारे छोटू ने अपनी सारी परेशानी हेमंत को बताया। तुम बिल्कुल चिंता ना करो छोटू, मैं तुम्हें शहर में कोई अच्छी सी नौकरी दिला दूंगा, पर ऐसा करने से पहले बलबीर को जेल भेजना होगा। के लिए मेरे पास एक तरकीब है, कहकर अपना तरकीब उसे समझाया। छोटू ने खुश होकर हेमंत को गले लगा लिया। अगले दिन बलबीर अपने गैंग के साथ शराब की भट्टी पर शराब बना रहा था। छोटू ने चुपके से फोन करके, हेमंत, हम शराब की भट्टी के पास हैं, तुम उतर जाओ मैदान में। तब हेमंत ने अपना ड्रोन को हवा में उड़ाया। वो उड़ते उड़ते बलबीर के भट्टी के पास आकर, पुलिस डिपार्टमेंट की चेतावनी, चुपचाप सब अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। पुलिस डिपार्टमेंट की चेतावनी, सब चुपचाप अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, कहकर ऐलान करने लगा। अरे ये क्या है? ये पुलिस कहां से आ गई? अरे पत्थर उठाकर मारो यार और उसे नीचे गिराओ। तभी एक चेला उसे पत्थर मारने ही वाला था। अरे रुको भैया, उस पर पत्थर ना फेंकना, उसे ड्रोन कहते हैं, उसमें कैमरा लगा हुआ है। आजकल पुलिस इसका खूब इस्तेमाल करने लगी है। अब हम यहाँ जितने लोग हैं क्या काम कर रहे हैं ये सब पुलिस देख रही है। अच्छा तो चलो भाग चलते हैं, कहकर वो वहां से भागने लगा। वो यूं भागने लगे तो ड्रोन भी उनका पीछा करने लगी। एक दिन एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास बलबीर एक सेठ को डरा रहा था, तो उसने एक पैसों से भरा हुआ ब्रीफकेस बलबीर को थमाया। इतने में ड्रोन वहां उड़ते हुए पहुंची। पुलिस डिपार्टमेंट की चेतावनी, चुपचाप अपने आप को कानून के हवाले कर दो। पुलिस डिपार्टमेंट की चेतावनी, चुपचाप अपने आप को कानून के हवाले कर दो, कहकर वो ऐलान करने लगा। बलबीर ने तुरंत ब्रीफकेस उस सेठ को पकड़ा दिया और वो सब वहां से भागे। एक दिन बलबीर एक जगह बैठकर ताश खेल रहा था। वो कह रहा था, पता नहीं ये ड्रोन वोन क्या है, उसे पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि मैं कहाँ बैठा हूँ और क्या कर रहा हूँ, और मैं जहाँ जाऊँ वो मेरे पीछे पीछे पहुंच जाती है। और यारो, आकर कम से कम ताश तो खेलो आराम से। दादा, ताश खेलना भी जुर्म है, क्या आप ये नहीं जानते? इतने में ड्रोन वहां से उड़ते हुए आई और, पुलिस डिपार्टमेंट की चेतावनी, चुपचाप अपने आप को कानून के हवाले कर दो। पुलिस डिपार्टमेंट की चेतावनी, चुपचाप अपने आप को कानून के हवाले कर दो। ये सुनकर सब वहां से भाग खड़े हुए।
एक दिन एक बाग में बलबीर अपने चेलों के साथ दारू पीते हुए बिरयानी खा रहा था। दादा, यूं खुल्लम खुल्ला दारू पीना भी कानूनन जुर्म है। अब ड्रोन कभी भी पहुंच सकता है। यूं कह ही रहा था कि ड्रोन वहां आ पहुंचा। पुलिस डिपार्टमेंट की चेतावनी, चुपचाप अपने आप को कानून के हवाले कर दो। पुलिस डिपार्टमेंट की चेतावनी, चुपचाप अपने आप को कानून के हवाले कर दो। धत, ये भी कोई जिंदगी है? लगता है इसे मेरे लिए ही खोजा गया है। आराम से बिरयानी भी नहीं खा सकता। इससे तो अच्छा है कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूं। चलो पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर जाते हैं। चलो, यूं में सब खुद जाकर पुलिस के पास आत्मसमर्पण कर दिए। उन्हें जेल में डालने के बाद पुलिस भी परेशान थी कि ये क्या हुआ। अगले दिन हेमंत और छोटू बाइक में शहर की ओर चल पड़े।